आज हम गांधी के वर्णाश्रम धर्म की बात करेंगे। वर्णाश्रम धर्म में गांधी ने क्या व्याख्या की है, क्योंकि चूँकि गांधी पूर्ण रूप से वैदिक संस्कृति को मानते थे, वैदिक संस्कृति को ही अपने जीवन का आधार माना उन्होंने। और जो वैदिक संस्कृति में जैसे समाज को किस रूप में विभाजित किया गया है, समाज को किस रूप में बांटा गया है, समाज के कितने हिस्से किए गए हैं, समाज में व्यक्ति किस तरह रह रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के तहत उन्हें पता चलती है। व्यक्ति कहता है कि वो वर्ण उसके जो बने हुए हैं, जो वर्ण जो हमारी मनुस्मृति है, हमारे वेद हैं, हमारे जितने भी जो सांस्कृतिक जो ग्रंथ है उनमें वर्णों के बारे में बताया गया है, और वही वर्ण हमारे लिए आगे का समाज बना है। और उस वर्ण व्यवस्था के हिसाब से गांधी ने कहा है कि एक अच्छे समाज के लिए, अच्छे समाज के विकास के लिए वर्ण का होना बहुत ज़रूरी है। यदि वर्ण की बात की जाती है तो उसमें जो मुख्य रूप से 4 वर्णों की बात की गई है, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। 4 यदि इस क्रम में हम देखें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 क्रम उन्होंने बताए कि ये प्राचीन संस्कृति हमें ये कहती है कि हमारा जो समाज था, हमारी जो संस्कृति थी, इन 4 वर्णों में विभक्त थी। और 4 वर्णों में जो मनुष्य थे, उन मनुष्यों को उन 4 वर्णों में विभाजित किया था। वो विभाजन उनका जो उनके कार्यों के कारण था, उनकी जिस तरह की जीवन शैली थी उसके हिसाब से था, जैसा वो कार्य करते थे उस तरह का उसे उस वर्ण में उन्हें डाल दिया गया था। और जाति उन्हीं वर्ण में जो कार्य वह कर रहा है उस कार्य के अनुसार उसकी जाति का भी चुनाव या जाति भी बनती चली गई। तो ये एक वर्ण व्यवस्था के बिना हम आज समाज में यदि हम देखेंगे इतनी जातियाँ, इतना जो ये सब कुछ बन रहा है, लेकिन वर्ण व्यवस्था फिर भी गांधी ने कहा कि आवश्यक है, ज़रूरी है। वर्ण व्यवस्था को अच्छे से समझने के लिए हम देखेंगे कि वर्ण की जो बात की गई है और मानव जीवन की जो समग्रता के आधार पर गांधी ने अपने जीवन दर्शन के प्राण तत्व जो सत्य, अहिंसा के मनुष्य के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक बनाया है। सामाजिक जीवन में नैतिकता को प्रतिष्ठित कर उन्होंने एक आदर्श समाज की परिकल्पना की है। वस्तुतः गांधी ने इसे सर्वोदय समाज की संज्ञा दी है, और इसी का लक्ष्य अधिकतम रूप से अधिकतम लोगों का कल्याण हो। जैसे मैंने आप कल्याण की बात कही कि किस तरह से व्यक्ति कल्याण करता है, किस तरह से वो आगे बढ़ता है, तो कल्याण के लिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए सबसे जो उनका जो बड़ा जो लक्ष्य था वो क्या, व्यक्ति का कल्याण करना। वस्तुतः सामाजिक क्षेत्र में गांधी का आदर्श विषमता सहित, शोषण रहित, न्यायपूर्ण व समानता पर आधारित समाज, ये इस तरह की उन्होंने कहा कि शोषण रहित होना चाहिए। एक आदर्श समाज के लिए हम कल्पना करते हैं, यदि आदर्श समाज को हम मानते हैं तो वहाँ शोषण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, किसी भी अवस्था में हो। तो शोषण रहित, न्यायपूर्ण, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। यदि वो किसी तरह से कोई भी कष्ट में, विपदा में या किसी तरह का कोई उसके साथ अन्याय हुआ है तो वो न्याय के लिए अपनी बात को रख सकता है और उसे न्याय प्रदान किया जा सकता है। एक सच्चाई जो एक पूर्वक उसके साथ न्याय की जो बात की जा सकती है। उसके बाद में समानता पर आधारित जो समाज है उस समाज की कल्पना की। उन्होंने कहा सब समान होने चाहिए, सभी की समानता एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए, एक दूसरे के जो समानता पर आधारित एक समाज होना चाहिए। तो ये शोषण तभी कम हो सकता है। शोषण की बात की जाती है तो शोषण की जो रोकने के लिए यदि सब हम समान होंगे, हमारे में किसी तरह का कोई भेद, मनभेद या मतभेद नहीं होगा, तब तक हम एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे। और जब एक दूसरे के समान होंगे तो हम आपस में एक दूसरे को पसंद करेंगे। तो ये इसी जो धर्म की बात की गई है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि गांधी ने कहा कि अपने इस आदर्श समाज संकल्पना में मूर्त रूप देने के लिए सामाजिक संगठन में उन्होंने वर्ण व्यवस्था की आवश्यकता को स्वीकारा। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि हमें ये करना है और यदि मूर्त रूप देना है तो इसके लिए हमें वर्ण व्यवस्था का जो सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। वर्ण व्यवस्था को हमें एक बनाए रखने के लिए, एक संगठित रखने के लिए उसे ये सारी चीज़ों का होना, मूर्त रूप जो उन्होंने दिया उनका, ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक वर्ण का चुनाव कर सकते हैं, वर्ण को बढ़ा सकते हैं। वर्ण व्यवस्था के उद्भव और विकास की यदि बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था के उद्भव और विकास, जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में गांधी ने उनको आदर्श माना
और जो परंपराएं, जो संस्कृति हमारे प्राचीन काल से चली आ रही थी, उन्हीं प्राचीन संस्कृति को अपनाते हुए उनमें जो वर्ण व्यवस्था की बात की गई थी, उस वर्ण व्यवस्था को उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म की एक आधारभूत संस्था रही है। इस वर्ण व्यवस्था का उद्भव कब और कैसे हुआ, इतिहास प्रारूप से प्रमाणित नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों, आदिवासियों की रंग विभिन्नता के आधार पर ही वर्ण का उद्भव हुआ। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो जैसा कार्य करेगा, जैसा जिस तरह का काम कर रहा है, जिस तरह का उसका हाव भाव है, जिस तरह का जो वो उस वर्ण की अपने आप में वर्ण बनता चला जाएगा। और इसी तरह उन्होंने कहा कि यदि इतिहास को देखा जाए तो उसमें आदिवासियों के और आर्यों के उद्भव के साथ ही वर्णों का बनना भी शुरू हो गया था। समाज विभाजन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ण व्यवस्था की नींव रखी गई थी। ऋग्वेद काल में वर्णों की जो संख्या थी वो 3 रखी गई थी ऋग्वेद काल में, जो सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 उन्होंने जो रखे थे ऋग्वेद काल में। ब्राह्मण और संहिता में युग में शूद्र को भी जुड़ गया। ब्राह्मण संहिता जब लिखी गई तो उसमें एक जो चौथा वर्ण था वो शूद्र को भी जोड़ दिया गया था। और उसके बाद में उनका विकास शारीरिक सेवा व श्रम था। ये जो चौथा जो वर्ण जुड़ा था वो अपने आप में शूद्र जो नाम दिया गया था, उसका काम था केवल सेवा और शारीरिक सेवा करना और मुख्य रूप से श्रम करना। तो ये शूद्र का काम रखा गया था। उपनिषदों में भी वर्णों के उद्भव का उल्लेख किया गया है। जैसा उपनिषद है उनमें भी ये कहा गया कि समाज में यदि व्यक्ति रह रहा है तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया, 4 वर्णों में वो रह सकता है। किंतु कालांतर में ये धीरे धीरे विकृत होती चली गई और इसमें ऊंच नीच की भावना का विस्तार हुआ और इसी जन्म के आधार पर कर दिया गया। जैसा गांधी कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था जो हमारे समाज निर्माण के साथ ही जुड़ी हुई है, ऐसा जो आज ऋग्वेद काल की हम बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं जो ब्राह्मण संहिता की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं जो उपनिषदों की बात करते हैं, तो उस काल में भी, उस समय में भी हमें जो वर्णों की जो बात मिली है वो वर्ण व्यवस्था अब धीरे धीरे विखंडित होती चली गई और इसे अब एक जातीय रूप दे दिया गया और इसमें ऊंच नीच की भावना बन गई। मेरा वर्ण ऊंचा है, आपका वर्ण नीचा है, मेरा कार्य अच्छा है, आपका कार्य बुरा है। इस तरह की जो भावनाएं थी वो धीरे धीरे हमें असमानता की ओर ले जाने लग गई। असमानता का भाव ज़्यादा पनपने लगा। तो ये अपने आप में वर्ण व्यवस्था अब विकृति की ओर चला गया। इसमें पारस्परिक विद्वेष, असमानता की भावना का जन्म लेना, ये इस तरह की जो वर्णों के कारण यदि उनमें किस तरह का जो वर्ण विभेद जिसे हम बोल सकते हैं, वर्णों में विभेद आने लग गया, उनमें आपसी तनाव बढ़ने लग गया। एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए उन्होंने अपने वर्ण को दूसरे वर्णों से अलग मानना शुरू कर दिया। तो ये जो वर्ण की भावनाएं थी ये अपने आप को समाज से उन्हें अलग थलग करने के लिए भी बन गई। स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने वेदों के आधार पर बताया कि वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म से नहीं कर्म से होता है। ये जो मुख्य बात विवेकानंद जी ने बताई थी कि भाई हमारा जो कर्म है या जो हम जो कार्य कर रहे हैं उसके अनुसार हमारे जो वर्ण की हम स्थापना करते हैं या वर्ण को मानते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि वर्ण के आधार पर हम एक दूसरे से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो वेदों के आधार पर, या ऐसा कह सकते हैं कि वेदों के द्वारा ही उसमें जो बात कही गई है वर्ण की वो कार्यों के आधार पर, उसके जन्म के आधार पर ये चीज़ें जो मुख्य रूप से मानी गई है। वर्ण व्यवस्था का जो आधार था कर्म रहा। शिक्षाविदों का मानना है कि संपूर्ण वर्ण व्यवस्था में आधुनिक सामाजिक विकास में मार्ग में गंभीर रूप से बाधक है और इसलिए इसका पूर्ण रूप से अंत किया जाना लाभदायक है। हमारे वर्तमान जो कई दार्शनिक हुए, कई विचारक हुए, उन्होंने ये माना कि किस तरह से ये वर्ण व्यवस्था है वो एक दोषपूर्ण व्यवस्था है। तो कई जो सामाजिक चिंतक थे, कई जो विद्वान थे, उन्होंने इस व्यवस्था को कहा कि ये व्यवस्था किसी काम की नहीं है और ये केवल शोषण और शोषण का ही मार्ग है, इसमें केवल शोषण ही है और ये समाज के लिए कतई ही उपयोगी नहीं है। इस तरह की उनकी धारणा बनी रही और वो हमेशा इस वर्ण को ऐसा ही मानते रहे।
गांधी ने वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार थे, उनका विचार ये था कि व्यक्ति अपने जिस वर्ण में है उस वर्ण में रहेगा तो वह अच्छा विकास कर सकता है। अपने कार्य के कर्म के आधार पर वो जिस वर्ण में रहेगा उस वर्ण में रहेगा तो उस अपने कार्य का विकास कर लेगा। तो ये उनका मानना था। गांधी हिंदू धर्म के जो प्रमुख आधार के रूप में वर्ण व्यवस्था को समर्थन करते थे, वो वर्ण व्यवस्था को मानते थे, किंतु उनका ये मानना कतई नहीं मानना नहीं था कि व्यक्ति वर्ण से बाहर रह के अपना जीवन यापन कर सकता है। किंतु परंपरावादी पौराणिक और सामाजिक सुधारकों में भी ये जो थे उन्होंने भी उनके मत विभिन्नताएं थी। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से कई ऐसे वर्ण हैं जहाँ पर दूसरे जाति दूसरे लोगों का शोषण किया जाता है, या एक वर्ण के द्वारा दूसरे वर्ण को नीचा दिखाकर उसका शोषण किया जाता है। तो ये वो कई जो राजनीतिक जो सामाजिक विचारक थे वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में कुछ विचार, गांधी के जो विचार हैं वो इस प्रकार हैं कि वर्ण व्यवस्था का आधार, गांधी के अनुसार यदि बात की जाए कि वर्ण व्यवस्था की यदि कोई बात की जाए गांधी के अनुसार, तो वो कहते हैं स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ लेकर जन्म लेता है। इसी तरह प्रत्येक आदमी की योग्यता की कुछ एक निश्चित सीमाएं होती है जिनका उल्लंघन कर पाना या जिनका संभव नहीं होता है, उन्हीं सीमाओं को ध्यान में रखकर वर्ण व्यवस्था का जन्म हुआ है। मतलब कोई भी जो आपसी जो सीमाएं हैं, आपसी जो योग्यताएं हैं, उनमें कोई उल्लंघन ना कर पाए उनका, और ये व्यवस्था विभिन्न प्रवृत्तियाँ, योग्यताओं, क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग कार्य क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्था करती है। अर्थात जो जिस श्रेणी का है, जो जिस वर्ण में कार्य कर सकता है, उसे उस वर्ण में जाने का अधिकार है, वो वहाँ जाकर अपने जो कार्य, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकता है। वर्ण व्यवस्था का आधार, गांधी ने वर्ण व्यवस्था का जो मुख्य आधार ये बताया। उसके बाद में वर्ण व्यवस्था का उन्होंने अर्थ बताया। गांधी ने कहा कि जब व्यवस्था की जब बात आती है, अर्थ की जब आती है, गांधी ने वर्ण को दो अर्थों में लिया। उन्होंने एक अर्थ में वह लिया नीति सम्मत आजीविका सूचक, जो किसी भी कुटुंब विशेष के जन्म लेने के कारण कर्तव्य की भावना से ग्रहण किया जाता है। मतलब जैसा आपकी जन्म के साथ परिवार, कुटुंब के साथ ये जो आप जिस वर्ण में आप जन्म ले रहे हैं वो वर्ण आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और दूसरा वर्ण के अनुसार उन्होंने कहा ब्राह्मण का कर्तव्य है ब्रह्मा को पहचानने के लिए उसका उपदेश देने का कर्म है, जीने का है। क्षत्रिय का उसको है कर्तव्य है उसकी प्रजा की रक्षा करना, और उसके मर्यादित रूप से उसके लिए द्रव्य लेना। वैश्य का प्रजा पालन के लिए व्यवसाय करना का अधिकार है। शूद्र का कर्तव्य है धर्म समझकर सभी की सेवा करना। अर्थात जो चार वर्ण थे, चारों की जो रूपरेखा थी, उसे वर्तमान समय में या जो विरोध करने वाले लोग थे उन्होंने तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया और उसका रूप बदल दिया कि ये वर्ण है, ये इस रूप में काम नहीं, इस रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि सबका जो चारों का जो वर्णों का था अलग अलग कार्य था और सब अपने अपने वर्ण में सुखी थे। सभी वर्ण का दूसरा अर्थ लेते हैं। गांधी जो दूसरा अर्थ कहते हैं, गांधी ऐसे धर्म से लगाते हैं जिसके सभी वर्णों के बीच आपस में ऊंच नीच का भेदभाव ना पैदा कर समानता का भाव पैदा हो, और उसके अनुसार शूद्र को जो कार्य करता है वह हजारों में वंदना योग्य है। उन्होंने कहा कि जो सबसे नीचा आपने माना है, जो शूद्र का जो कार्य माना है, वो सबसे ऊपर उस कार्य को वंदनीय माना गया है। तो ये किसी तरह का कोई ऊंच नीच का भाव वहाँ नहीं होना चाहिए। जो कार्य अपना कर रहा है उस कार्य में उसे तसल्ली होनी चाहिए और वो विकास में अपना सहयोग देना चाहिए, सामाजिक विकास में अपना सहयोग देना चाहिए। यही उनकी धारणा रही है कि जो वर्ण अपना जो जिस वर्ण में काम कर रहा है उसी वर्ण को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। तीसरा वो है सार्वभौमिक व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था है, गांधी ने कहा कि वो नीति और आधारभूत व्यवसायों के आधार पर प्रकृति से इसे एक सार्वभौमिक व्यवस्था माना गया। मतलब सार्वभौमिक व्यवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि सबके लिए ये समान रूप से ज़रूरी है, सबके लिए समान रूप से विकास करने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि सार्वभौमिक व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। गांधी के अनुसार वर्ण की रचना चार मूलभूत कार्यों के आधार पर हुई है। सबसे पहला जो ब्राह्मणों का जो कार्य था विद्यादान, दूसरा दुखियों की रक्षा करना, तीसरा खेती और व्यापार करना, चौथा शारीरिक मेहनत सेवा करना। तो ये जो मुख्य कार्य जो बताए गए हैं, ये कार्य हैं संपूर्ण मानव जाति के लिए समान है और इसी कारण यह व्यवस्था पूरी मानव जाति के लिए उपयोगी है। गांधी ये कहते थे कि ये भी चारों जो वर्ण हैं, चारों लोग अपने आप जो काम कर रहे हैं वो सबके लिए समान रूप से
कार्य कर सकता है। और चौथा जो उन्होंने बताया, सच्चे लक्ष्य की प्रेरणा। उन्होंने कहा कि यदि आपको आपका लक्ष्य यदि सच्चा है, यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो गांधी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म है वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करेगा। गांधी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म बताया है कि दुनिया में मनुष्य का सच्चा लक्ष्य क्या है। मनुष्य का जन्म पैसा कमाने के लिए नहीं हुआ है, उसका जन्म तो इसलिए हुआ है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग प्रत्येक अणु ईश्वर को जानने के लिए लगाए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना है तो पैसा कमाना उसका उद्देश्य ना रहे, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर के लिए जो प्रयास करे वो जन्म के साथ ही उसके साथ जुड़ते चले जाएं, वो एक ईश्वर की जो शक्ति को जानने का वो प्रयास करे, वो ही उसका एक सच्चा लक्ष्य है। इसलिए व्यवस्था वर्ण धर्म कहलाता है। और कि अपने शरीर के निर्वहन के लिए पूर्वजों का जो भी धंधा पर्याप्त है, तो ऐसा कि वो जो भी कार्य कर रहा है उसके जो पूर्वजों ने उसे दिया है, जो वर्ण के रूप में दिया है, और जो वह अपनी शक्ति का प्रयोग है जो अणु ईश्वर को जानने के लिए लगाई, वो यही एक वर्णाश्रम धर्म है। अर्थात वर्ण के द्वारा अपनी जो पहचानना, अपनी चीज़ों को पहचानना, अपने धर्म को पहचानना, और अपने जो पूर्वजों के द्वारा भी दिया गया जो कार्य है उसे सुचारू रूप से करना, ये वर्ण की जो मुख्य बात रही है। वर्ण की सदस्यता का आधार। गांधी ने जन्म और कर्म दोनों को ही वर्ण की सदस्यता का आधार, मुख्य आधार माना है, सदस्यता का आधार मानते हैं। उनके अनुसार किसी भी वर्ण की सदस्यता का सर्वोत्तम आधार यह है कि व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता है उस वर्ण के कर्तव्यों के पूर्व निष्ठा पालन करें। जिस ब्राह्मण माता पिता का वह पुत्र ब्राह्मण ही होगा, किंतु वयस्क होने पर यदि उसमें ब्राह्मण के गुण न होकर वह अन्य वर्ण का कार्य कुशलतापूर्वक करता है तो वह ब्राह्मण नहीं, उसी वर्ण का होगा। इसी प्रकार गांधी ने वर्ण की सदस्यता के आधार पर जन्म और कर्म दोनों को ही मानते हैं। गांधी कहते हैं कि भले वो जन्म से ब्राह्मण है, भले जन्म से उसने किसी वर्ण में जन्म लिया है, लेकिन उसमें यदि वे गुण और वे कार्य नहीं है तो वो उसका सिद्धांत है वो बदल सकता है, उसका जो वर्ण है वो बदल सकता है। ब्राह्मण और उसका वर्ण, वो दूसरे वर्ण का यदि कोई कार्य कर रहा है तो वो उस वर्ण में जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वर्ण व्यवस्था की जो सदस्यता है वो उसके कार्यों के आधार पर जुड़ी हुई है। और अगला वो कहता है वर्ण व्यवस्था में शारीरिक श्रम संबंधी सुझाव। गांधी ने कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था से यहाँ तात्पर्य कि किसी जो गांधी जो कह रहा है कि शारीरिक श्रम है वो उसमें प्रधानता बताई गई है, उसकी प्रधानता बताई। गांधी इस परंपरागत विचार का निषेध करते थे कि शारीरिक श्रम द्वारा आजीविका कमाना केवल शुद्ध वर्ण का ही कर्तव्य है। जब आप यदि शुद्ध वर्ण की यदि बात करते हैं तो वो आजीविका कमाने के लिए अपने श्रम को, अपनी मेहनत को वो ज़्यादा से ज़्यादा करता था और लोगों के सामने अपनी आजीविका चलाने के लिए उसे प्रयास करता था। तो ये वर्ण की जो सदस्यता है वो सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा, गांधी ने शारीरिक श्रम को इसलिए आधार माना है। गांधी का मत था कि प्रथम तीनों वर्णों को अपने परंपरागत वर्ण के संबंधित कर्मों की सामाजिक सेवा के रूप में द्वारा अर्जित करनी चाहिए। इसी परिश्रम में दो लाभ होंगे, पहला सामाजिक समानता बढ़ेगी और दूसरा आर्थिक समानता बढ़ेगी। गांधी ने कहा कि यदि आप तीनों वर्णों को, जो ऊपर वाले तीन वर्ण हैं उनको छोड़ दो और चौथा वर्ण जो आपका है केवल जो मेहनत और शारीरिक श्रम के बल पे जो अर्जित कर रहा है, तो इन परिश्रम से जो लाभ होंगे वह समानता बढ़ेगी और एक दूसरे के आर्थिक जो योग्यता है वो दोनों का उसमें बढ़ेगी। आर्थिक समानता है वो बढ़ेगी, आर्थिक समानता की जो स्थापना है वो ज़्यादा होगी। गांधी ने परंपरागत जो वर्ण की बात की है उसमें मुख्य रूप से इसी तरह के वर्णों की बात की है कि वो वर्ण है जो उसके अपने जीवन में काम आएंगे। अगला जो गांधी ने जो बात की है वो कही है वर्तमान जाति व्यवस्था एवं मूल्य वर्ण व्यवस्था में अंतर है। उन्होंने कहा कि आज की जो जाति है वो कल का जो उस समय का वर्ण था वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आज जो जातिगत जो व्यवस्थाएं हो गई है वो वर्णगत व्यवस्थाएं नहीं है। गांधी ने मौका ऐसा बार बार उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति जब मौकाप्रस्त जब होता चला जाता है, जब उसके पास जब उसे जिस वर्ण की आवश्यकता होती है वो उस वर्ण में अपने स्वार्थों के लिए बदलता रहता है, और जब भी वो उस एक निश्चित मार्ग पर चलने के लिए उसे
प्रेरित करता है या निश्चित मार्ग पर चलने के लिए बाध्य किया जाता है, तो वो वर्ण उसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन आज वर्तमान में यदि जातीय व्यवस्था या जातीय आधार पर जो वर्ण की व्यवस्था कर दी गई है, इसमें आपसी तनाव और आपसी जो खींचतान है वो ज़्यादा है बजाय एक दूसरे के सहयोग के। तो गांधी के ने मौजूदा जाति व्यवस्था के अंतर बताते हुए कहा कि हिंदू अज्ञान के शिकार हो गए, तब वर्ण में अनुचित उपयोग के कारण अनगिनत जातियां बनी और रोटी बेटी की आवश्यक और हानिकारक बंधन पैदा हो गए। अब वह ये कि जब जातीय जब व्यवस्था हो गई तो जिसको आपने जिसके साथ संबंध रखा है, रोटी बेटी का संबंध रखा है, आपने जिसको अपनी बेटी दी, अपनी बहू बनाया, तो आप केवल उन्हीं तक आप अपनी जो बात पहुंचाना चाहते हैं या उन्हीं से आप अपना संबंध रखना चाहते हैं। दूसरों के साथ में आप कोई किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। ये उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये इस तरह का यदि हानिकारक जो बंधन यदि होता है ये गलत होता है। गांधी के अनुसार जात पात समाज का निरर्थक अंग है और उन्नति के रास्ते में रुकावट के समान है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की ऊंच नीच की जब माना जाता है तो वर्ण व्यवस्था छन्न भिन्न हो जाती है, अर्थात वह टूट जाती है आपस में। इस तरह की जो भावनाएं यदि मन में आ जाती है, गांधी ने इस प्रकार जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था की विकृत अवस्था से उत्पन्न और दोषपूर्ण संस्था माना है। गांधी ने कहा कि यदि वर्ण व्यवस्था में यदि इस तरह से जाति व्यवस्था घुस जाती है, जाति व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था में यदि जोड़ दिया जाता है तो वो वर्ण व्यवस्था की एक विकृत अवस्था, मतलब उस अवस्था में चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं, तो वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। वर्ण व्यवस्था का रोटी बेटी का व्यवहार से संबंध नहीं है। यहाँ कोई हम एक दूसरे से ऐसा संबंध नहीं है कि हमें एक दूसरे के साथ में जो संबंध बनाए हैं या जो एक दूसरे के साथ रिश्तेदारी हम निभा रहे हैं, वो ऐसा संबंध वर्ण व्यवस्था में नहीं है। वर्ण व्यवस्था है जो गांधी कहती है कि भाई आप अपने व्यवस्थाओं को, आप अपनी जो चीज़ है उन चीज़ों को आप उन व्यवस्थाओं में संजो कर रखें। गांधी मानते हैं कि मूल वर्ण व्यवस्था में वर्णों के बीच रोटी बेटी के संबंधों का कोई बंधन नहीं है। अलग अलग वर्ण के लोग आपस में रोटी बेटी का व्यवहार कर सकते थे। चरित्र और तंदुरुस्ती के कारण ये बंधन जरूरी हो सकते हैं। व्यक्ति को इस बात का निर्णय करने की पूरी छूट थी कि वह कहाँ शादी करेगा और कहाँ रहेगा। इस प्रकार गांधी ने निश्चित मत था कि मूल वर्ण व्यवस्था वर्तमान जाति व्यवस्था के दोषों से मुक्त व्यवस्था है। गांधी का कथन था कि वर्ण विकृत होकर विशेषाधिकार में बदल गया है। वस्तुतः किसी वर्ण को तिरस्कार योग्य मानना धर्म नहीं है, अपितु धर्म के अस्वीकार किया गया। यहाँ आज जब जाति व्यवस्था की आती है तो जाति के उत्थान के लिए गांधी कहते हैं कि हम केवल अपनी जाति तक ही सीमित रहना चाहते हैं, अपनी जाति के लोगों को ही फर्स्ट मानते हैं, उनके साथ ही संबंध बनाना चाहते हैं और उनके साथ ही रहना चाहते हैं, उनके साथ ही भोजन करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने क्या की, एक जो वर्ण व्यवस्था थी उस वर्ण व्यवस्था को हम तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा यदि हो रहा है तो वहाँ एक जो निश्चितताएं बन गई है, आप एक निश्चित दायरे में फिक्स हो गए हैं, एक निश्चित दायरे में आप समाहित हो गए हैं। लेकिन वर्ण व्यवस्था में ऐसा नहीं था। वर्ण व्यवस्था में कहीं किसी के साथ कोई रोटी बेटी का संबंध का नहीं था। आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी के पास जा सकते हैं, किसी से रिश्ता बना सकते हैं, किसी के साथ विवाह कर सकते हैं। तो ये वहाँ बंधन नहीं था। तो इसलिए गांधी ने कहा कि यदि ये व्यवस्था जातीय व्यवस्था उसमें घुस जाती है वर्ण व्यवस्था में, तो ये उस व्यवस्था को विकृत कर देगी, उसका मतलब जो ढांचा है वो बदल देगी। और इसी संदर्भ में गांधी ने सारपूर्ण कथन में जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे को ऊंचा नीचा माना जाता है, इसी प्रकार वर्ण भी ब्रह्मा के विभिन्न अंग हैं जिन्हें ऊंचा नीचा मानना बुद्धि संगत नहीं होगा। यदि आप देखते हैं कि यदि ये इस तरह से जो जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे से, तो इनको ऊंचा नीचा मानने तो वो हमारे लिए गलत है। आश्रम धर्म की उन्होंने जब बात की, गांधी कहते थे कि आश्रम धर्म की जब हम बात करते हैं तो हिंदू धर्म में ब्राह्मण जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये 4 रूप मुख्य से दिखाई देते हैं। जो आश्रम धर्म की जब हम बात करते हैं तो उनमें जीवन को 4 भागों में बांटा। जीवन की आयु को 100 वर्ष माना गया है। प्रथम जो 25 वर्ष हैं वो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दूसरे 25 से 50 का जो है वो गृहस्थ अपने परिवार के लिए उन्होंने करना चाहिए। फिर उसके बाद में जो 50 से 75 का जो उन्होंने माना वानप्रस्थ, मतलब आप
उन मोह माया से आप दूर होते चले जाएं। और फिर अंत में जो उन्होंने जो अंतिम जो पड़ाव माना है वो उसे संन्यास आश्रम माना है, जो एक सन्यासी के रूप में आप अपने जीवन को जिएंगे जब तक आप जिएंगे। तो इस तरह से 4 वर्णों में आश्रम व्यवस्था को जो मुख्य रूप से उन्होंने माना है। शिक्षा प्राप्त सबसे पहले जो उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य की आपको पालना करनी है, और उस ब्रह्मचर्य की पालना के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपनी जो गृहस्थ धर्म आश्रम में आप रह रहे हैं तो राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाना है, आपको जो भी परिवार को बढ़ाना है, परिवार के लिए आय के स्रोत हैं, ये जो चीज़ें हैं। उसके बाद में इंद्रिय संयम के साथ साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना है आपको। फिर उसके बाद वानप्रस्थ जब आप विजय प्राप्त करने का प्रयास कर लें तो विजय प्राप्त होने के बाद में अंत में आप संन्यास आश्रम में जा सकते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से गांधी ने कहा कि संन्यास आश्रम जो अंतिम पड़ाव है जिसमें व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष है, ये इस जुड़े हुए हैं एक दूसरे से इस तरह से। तो ये आश्रमों की बात की गई है। और वर्णाश्रम धर्म आश्रम धर्म की जो कहा गया है कि अनुरूप वर्णाश्रम धर्म और आश्रम धर्म की अनुरूपता है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक आश्रमों के द्वारा चारों पुरुषार्थों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि पर बल दिया जाता है। वर्ण व्यवस्था की जो वस्तुएं हैं इन चारों पुरुषार्थों को स्वीकार करती है तथा इनकी प्राप्ति में सहायक भी है। ये जो मूल जो 4 जो हमारे पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो हमारे जो मुख्य वर्णाश्रम जो धर्म है उनको प्राप्त करने के लिए ये काफ़ी हद तक उपयोगी है। उसमें आश्रम धर्म है वो भी हमारे जीवन के लिए उन्होंने माना है कि ये उसमें यदि हम मानते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जोड़ते हैं तो वो भी सफलता हमें मिल सकती है। तो ये 4 पुरुषार्थों को उन्होंने इससे जोड़ा है। उसके बाद में अंत में जो गांधी कहते हैं कि गांधी मानते हैं कि जब आश्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्था से जुड़ जाती है तब अधिक लाभदायक और आसान बन जाती है। अनुकंपा के अनुपूरकता के कारण ही दोनों ही मिलकर वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। और गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज में अपने मूल रूप का कर समाज के आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना चाहते हैं। इनका जो उद्देश्य था वर्णाश्रम धर्म का जो मुख्य उद्देश्य था उनका ये उद्देश्य यही था कि इन व्यवस्थाओं के द्वारा इन व्यवस्थाओं के उपयोग में यदि किया जाए, समाज में यदि वर्णाश्रम धर्म की पालना की जाए तो व्यक्ति का निश्चित आर्थिक और सामाजिक समानता बनेगी और निश्चित रूप से उसके कल्याण की बात की गई है। तो गांधी इन्हीं चीज़ों को मानते थे कि व्यक्ति के कल्याण की यदि हम बात करें, व्यक्ति को विकास की यदि बात करें तो हमें वर्णाश्रम धर्म के साथ साथ आश्रम धर्मों की भी पालन करनी पड़ेगी, ताकि उन वर्णाश्रम में रहते हुए आश्रम धर्म जब साथ चलेंगे तो व्यक्ति अपने आप को उस अपने वर्ण के अनुसार, अपने उसके धर्म के अनुसार वो उसको उसमें ढाल लेगा और धीरे धीरे अपने जो अवस्थाएं हैं उनमें वो उस वर्ण की जो विशेषताएं थी उनको वो जोड़ते हुए एक अंततः जो उसकी धारणा है, जो समानता, सदाचार, ये सारी उसमें साथ में चलती रहे और अंतिम जो लक्ष्य है उसका मोक्ष या कल्याण वो उसे मिल जाए। तो गांधी ने उसके लिए ये एक सच्चा मार्ग बताया है, वर्णाश्रम धर्म और आश्रम धर्म। और इसमें किसी तरह की कोई भी जो आलोचनाएं हैं वो गांधी ने स्वीकार करते थे। उन्होंने कहा कि जब आपको वर्णाश्रम में जब जीना है तो आपको पूर्ण रूप से पूरा शारीरिक श्रम, आपको मेहनत करनी है और उस मेहनत के द्वारा आप अपने आप को अपने वर्ण में श्रेष्ठ बता सकते हैं या श्रेष्ठ आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वर्णाश्रम धर्म के लिए कही है, जो कि गांधी मानते थे कि ये एक सच्चा जीवन है, यदि इसको आप जीना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। तो ये जो धारणाएं थी उनके मन में कि कैसे एक सच्चे जीवन के रूप में आप गांधी मानते थे कि वर्णाश्रम है। और आश्रम धर्म की जब बात की जाती थी तो आश्रम धर्म में भी उन्होंने ये कहा कि जो हमारे मुख्य जो हैं अवगुण हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको त्यागना पड़ेगा। यदि आप इन्हें त्यागते नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, आप उस व्यवस्था से नहीं जुड़ सकते जो उन्होंने बताई है। और आप अपनी मेहनत के बल पे, अपने शारीरिक श्रम के बल पे आप अपने वर्ण में श्रेष्ठ हो जाएंगे और आप अपने वर्ण से दूसरे वर्ण में भी जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। और किसी तरह का हम कोई ऐसा नहीं है केवल हम अपने जाति या अपने वर्ण के लोगों से संपर्क रखें, हम सभी धर्मों या सभी दूसरे वर्णों के लोगों से भी अपना संबंध रखते हैं, उनको भी आप विकास के लिए उनको साथ में लेकर चल सकते हैं।
और जाति और वर्ण, उन्होंने कहा कि जाति और वर्ण में दोनों में बहुत फ़र्क है, आप उनको कभी भी जोड़ नहीं सकते आपस में। जाति अलग चीज़ है, वर्ण अलग चीज़ है। एक वर्ण में कई जातियाँ हो सकती है, लेकिन वर्ण कई केवल 4 ही हैं, वो हमेशा 4 ही रहेंगे। तो ये इस तरह उन्होंने कहा कि वर्ण की जो सदस्यता है वो अपने कार्यों के बल पे, अपनी जन्म के बल पे, जैसा व्यक्ति का जन्म है वैसा उसी तरह से वो उस वर्ण में कार्य करेगा, उस वर्ण में जन्म लेगा और वो उस वर्ण का ही हो जाएगा। तो ये वर्ण के जो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं कि वर्ण अपने आप में ही एक अच्छा जीवन जीने का एक साधन मात्र माना गया है।